नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। एनडीए सरकार में विभागों के बंटवारे के बाद मोदी कैबिनेट ने तेजी से शुरू किया काम। अमित शाह, जेपी नड्डा, डॉक्टर एस जयशंकर, अश्विनी वैष्णव, शिवराज सिंह चौहान समेत तमाम मंत्रियों ने संभाला पदभार। विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने की जताई प्रतिबद्धता। उड़ीसा में बीजेपी की पहली सरकार के मुख्यमंत्री होंगे मोहन मांझी। राज्यपाल से मिलकर किया सरकार बनाने का दावा। केवी सिंह देव और प्रवाती परिदा बनेंगे राज्य के डेप्यूटी सीएम। बुधवार को होगा शपथ ग्रहण। आंध्र प्रदेश में टीडीपी, जनसेना और बीजेपी गठबंधन ने चंद्रबाबू नायडू को चुना नेता। राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का किया दावा। सौंपा एनडीए विधायकों का समर्थन पत्र। बुधवार को होने वाले शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए विजयवाड़ा पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं से अपील, सोशल मीडिया से हटा लें मोदी का परिवार। चुनाव प्रचार के दौरान पूरे भारत में लोगों ने मेरे प्रति स्नेह के प्रतीक के रूप में अपने सोशल मीडिया पर मोदी का परिवार जोड़ा। इससे मिली मुझे बहुत ताकत। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में दाखिला लेने वाले छात्रों के लिए बड़ी खबर। अब साल में 2 बार ले सकेंगे एडमिशन। यूजीसी ने दी मंजूरी। इसी सत्र से लागू होगा नियम। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर देश दुनिया में जोरों पर तैयारी। पीएम मोदी ने योग का वीडियो शेयर कर नियमित रूप से योगाभ्यास करने के लिए किया प्रेरित। योग को बताया दुनिया भर के लोगों को एकजुट करने का माध्यम। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी होंगे नए सेना प्रमुख। 30 जून को सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे की लेंगे जगह। पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय राइफल एंड पिस्टल टीम का ऐलान। दल में कोई बड़ा सरप्राइज नहीं। मनु भाकर 2 इवेंट में हिस्सा लेने वाली एकमात्र शूटर। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई कैबिनेट बनकर तैयार हो गई है। सोमवार को कैबिनेट के मंत्रालयों का बंटवारा हो गया और मंगलवार को विभिन्न मंत्रालयों के मंत्रियों ने कामकाज संभालकर एजेंडे पर काम करना शुरू कर दिया। विभागों का बंटवारा होते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई कैबिनेट ने तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद नरेंद्र मोदी ने अपने पुराने सिपहसालारों पर भरोसा करते हुए मंत्रिमंडल में किसी बड़े बदलाव से गुरेज किया है। उन्होंने कई मंत्रियों पर फिर से विश्वास जताया है। मंगलवार को नई कैबिनेट के मंत्रियों ने कामकाज संभालकर एजेंडे पर काम करना शुरू कर दिया। अमित शाह ने एक बार फिर केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, रसायन और उर्वरक मंत्री के तौर पर पदभार संभाला। वहीं डॉक्टर एस जयशंकर ने विदेश मंत्री के तौर पर कार्यभार संभाल लिया है। पद संभालते ही विदेश मंत्री ने पड़ोसी देश पाकिस्तान और चीन के साथ रिश्तों पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जहां तक पाकिस्तान और चीन का सवाल है, उन देशों के साथ संबंध अलग अलग हैं और वहां की समस्याएं भी अलग अलग हैं। सरकार का जोर चीन के साथ सीमा विवाद का समाधान निकालने पर है। वहीं पाकिस्तान को लेकर भारत की नीति बिल्कुल स्पष्ट है। पाकिस्तान और चाइना वो अलग देश हैं, रिश्ते भी कुछ अलग हैं, वहाँ जो समस्या जो है वो भी कुछ अलग है। तो चीन के बारे में हमारी फोकस तो होगी कि सीमा में जो स्थिति जो है उसमें अभी भी कुछ इश्यूज बाकी बचे हुए हैं, तो उसको कैसे निपटाया जाए। और पाकिस्तान के साथ ये भी आप जानते हैं कि विषय जो है सालों से वो जो आतंकवाद का विषय जो है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, हाउ डू वी फाइंड a solution to it so that cannot be the policy of a good neighbor. अश्विनी वैष्णव ने भी आज रेल के साथ ही सूचना प्रसारण मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया है।
अश्विनी वैष्णव ने अपनी प्राथमिकताएं गिनाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश ने एक बार फिर आशीर्वाद देकर देश की सेवा का मौका दिया है। इसमें रेलवे की बड़ी भूमिका होगी। 10 साल में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की आर्थिक ताकत को 11वें स्थान से 5वें स्थान पे लाए, जन जन के जीवन में एक बहुत बड़ा चेंज लाए। इसी भावना के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो आशीर्वाद दिया है जनता ने मोदी जी को, उस आशीर्वाद को फलीभूत करने के लिए उसी भावना के साथ, जनता की सेवा की भावना के साथ काम करें। हरदीप सिंह पुरी ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री के तौर पर पदभार संभाला तो भूपेंद्र यादव ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री का कार्यभार संभाला। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी का आभार जताते हुए कहा कि उन्होंने मुझे एक महत्वपूर्ण मंत्रालय की जिम्मेदारी दी है। मैं इस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए पूरी तत्परता से काम करूंगा। शिवराज सिंह चौहान ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री के तौर पर पदभार संभालते हुए कहा कि उनके मंत्रालय का लक्ष्य है कि वो किसानों की आय 2 गुना करेंगे। जिस तरह का जलवायु तापमान, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के चैलेंजेस, डेजर्टिफिकेशन ऑफ लैंड के चैलेंजेस जो हैं, उसके लिए एक पेड़ माँ के नाम, सभी एक पेड़ अपनी माँ के साथ जाकर के जरूर लगाएं। उनकी स्मृति ना हो तो स्मृति में लगाएं, लेकिन धरती माँ को हरा भरा बनाने के लिए इसको जिम्मेदारी के साथ करें। जो 100 डेज का एक हमको टास्क दिया है, उसको हमको पूरा करना है। आज बैठक में अभी तत्काल ग्रामीण विकास की प्रारंभ कर रहा हूँ, जिसमें हमने अपने संकल्प पत्र में जो बातें कही है वो मोदी जी की गारंटी है, मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी, और वही हमारा रोड मैप है। जो गारंटी दी है उस गारंटी को हमको पूरा करना है। मनोहर लाल खट्टर ने आवास और शहरी मामलों के मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने युवा मामले और खेल मंत्री के रूप में अपना कार्यभार संभाला। किरण रिजिजू ने संसदीय कार्य मंत्री और केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री के तौर पर अपना पदभार ग्रहण करने के बाद कहा कि प्रधानमंत्री का विकसित भारत का सपना पूरा हो, हम सबको साथ लेकर विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करेंगे। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि माइनॉरिटी अफेयर्स मंत्रालय के माध्यम से मुझे देश को सेवा करने का अवसर दिया है। प्रधानमंत्री जी का मूल मंत्र सबका साथ सबका विकास, इसी मंत्र के साथ हम अपना काम करेंगे। गजेंद्र सिंह शेखावत ने संस्कृति मंत्रालय में अपना कार्यभार संभाला तो ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने संचार मंत्री का पदभार संभाला। चिराग पासवान ने खाद्य प्रसंस्करण मंत्री के तौर पर पदभार संभाला तो जीतन राम मांझी ने आज सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री का पदभार संभाला और पीएम का आभार जताया। हमारा विजन है गरीबों का उत्थान, जहां विकास की रोशनी नहीं गई वहां रोशनी पहुंचाना। ई विभाग के माध्यम से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ये माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज ये इंडस्ट्री है, इसका एक अहम भूमिका होगी, ऐसा मैं समझता हूँ। राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री के तौर पर पदभार संभाला तो गिरिराज सिंह ने कपड़ा मंत्रालय का कार्यभार संभाला। सीआर पाटिल ने जल शक्ति मंत्रालय में अपना कार्यभार संभाला तो प्रहलाद जोशी ने केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों से काम हो रहा है, तो जो भी प्रायोरिटीज पहले से निर्धारित है और जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसकी निरंतरता में, कंटिन्यूटी में काम आगे बढ़ता है। काम कोई न बड़ा होता है न कोई काम छोटा होता है। सभी नए मंत्रियों ने पीएम मोदी के नेतृत्व में विश्वास जताया। शपथ ग्रहण के साथ ही तमाम मंत्रियों ने साफ कर दिया है कि वो तेजी से सरकार का एजेंडा लागू करेंगे। रिपोर्टर्स इनपुट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने वाणिज्य विभाग मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया है। कार्यभार संभालने के बाद पीयूष गोयल ने एक बार फिर से वाणिज्य विभाग का कार्यभार देने के लिए प्रधानमंत्री के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन में, उनके दिखाए हुए रास्ते पर ये देश नई ऊंचाइयों को पार करेगा और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन में, उनके दिखाए हुए रास्ते पर
ये देश नई ऊंचाइयों को पार करेगा। आगे आने वाले वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अमृत काल में देश लोगों के जीवन को समृद्ध बनाने के काम में सबका साथ, सबके प्रयास के मंत्र के साथ, लोगों के विश्वास के साथ और 140 करोड़ देशवासियों के प्रयासों से देश आगे बढ़ेगा और वाणिज्य और उद्योग विभाग उसमें अपना पूरा योगदान देगा। मोदी 3.0 में स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्रियों ने भी कार्यभार संभाल लिया। अर्जुन राम मेघवाल, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, प्रताप राव गणपत राव जाधव और जयंत चौधरी ने अपने अपने मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाल ली। सुरेश गोपी, अनुप्रिया पटेल और जितिन प्रसाद समेत कई राज्य मंत्रियों ने अपने मंत्रालयों का कामकाज संभाल लिया। कैबिनेट मंत्रियों के साथ ही स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्रियों ने भी कामकाज संभाल लिया और विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर काम शुरू कर दिया है। अपने अपने मंत्रालयों का स्वतंत्र प्रभार संभालने वालों में अर्जुन राम मेघवाल, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, प्रताप राव गणपत राव जाधव और जयंत चौधरी शामिल रहे। अर्जुन राम मेघवाल ने निधि एवं न्याय मंत्रालय तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का पदभार संभाला। साथ ही जितेंद्र सिंह ने कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाली। प्रताप राव गणपत राव जाधव ने आयुष मंत्रालय के साथ ही स्वास्थ्य राज्य मंत्री का पदभार संभाल लिया। कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की जिम्मेदारी संभालने के बाद जयंत चौधरी ने कहा कि वो इसी उत्साह के साथ काम करेंगे जिस उत्साह से प्रधानमंत्री करते हैं। हमारे देश की औसत आयु 29 वर्ष है, बल्कि उससे भी कम है। तो 29 वर्ष के भारत के सपनों की, उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ये माध्यम है और इसलिए प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट इसे कहा जा सकता है। इसलिए बहुत मुझे खुशी है कि उनके साथ, उनके सानिध्य के साथ मिलकर काम मुझे करना है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और जो एनर्जी प्रधानमंत्री की है उसी एनर्जी के साथ, मोटिवेशन के साथ हम लोग काम करें। मैं इसमें खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। जो प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकताएं हैं विकसित भारत बनाने की, उसमें विधि और न्याय मंत्रालय का भी महत्वपूर्ण योगदान होगा, ऐसा मैं मानता हूं और ऐसा मुझे लगता भी है। You would appreciate that the last 10 years have witnessed a series of revolutionary governance reforms happening under the guidance of Prime Minister Modi, which were basically inspired by the spirit of minimum government, maximum governance and increasing citizen centricity to bring ease of living for each and every citizen of this country. स्वास्थ्य राज्य मंत्री के नाते मेरा चार्ज यहाँ पर मैंने पदभार स्वीकारा है और मेरी प्रथम प्राथमिकता जो रहेंगी कि जो आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने 100 दिन का रोड मैप तैयार किया है उसे पूरा करने के लिए हम 100 दिन के भीतर ही कैसा पूरा हो इसके लिए हम कोशिश करेंगे। स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्रियों के अलावा राज्य मंत्रियों ने भी समृद्ध और विकसित भारत बनाने की दिशा में काम शुरू कर दिया। सुरेश गोपी ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में बतौर राज्य मंत्री पदभार ग्रहण करते हुए इसे बड़ी जिम्मेदारी बताया। रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री के तौर पर कार्यभार संभालने के बाद रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि वो रेलवे को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। जितिन प्रसाद ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री के तौर पर पदभार संभाल लिया, तो प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री के तौर पर कार्यभार संभाला। मुझे नया है ये मिनिस्ट्री, मैंने I was not expecting this ministry, so it's a huge responsibility. So I have to definitely look into the prospects at which my Prime Minister is looking forward to and what kind of a load he is put on my Minister Puri ji. ये जो विभाग है इलेक्ट्रॉनिक्स और IT का, ये हम लोगों के लिए आज के युग के लिए बहुत महत्व रखता है, खास तौर से नौजवान पीढ़ी के लिए।
और जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है और उनका जो भारत के प्रति 10 वर्ष का उनका कार्यकाल रहा है, जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसको आगे और बढ़ाने में मुझे भी उस टीम में स्थान मिला है, ये मेरे लिए सौभाग्य है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में पदभार संभालने पर डॉक्टर एल मुरुगन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। पुणे से सांसद मुरलीधर मोहोल ने सहकारिता मंत्रालय में बतौर राज्य मंत्री कार्यभार ग्रहण कर लिया। वहीं कीर्ति वर्धन सिंह ने भी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री के तौर पर पदभार संभाल लिया। बहुत बड़ी जिम्मेदारी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें सौंपी है। उस जिम्मेदारी को अच्छे से अच्छे ढंग से निभाना है और उसके लिए मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री के साथ साथ हमारे जो आदरणीय कैबिनेट मिनिस्टर जी हैं उनका मार्गदर्शन हम लोग को मिला करेगा और उनके तय किए रास्तों पर हमें चलना है। Today I am taking charge as an INB MOS minister. So this second time I am taking charge here. So I am very happy and I express my sincere thanks and my gratitude to Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji to given me this opportunity to serve again in this ministry. अनुप्रिया पटेल ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री का कार्यभार संभाला। साथ ही उन्होंने केंद्रीय उर्वरक एवं रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाल ली। फरीदाबाद से तीसरी बार सांसद चुने गए कृष्णपाल गुर्जर ने भी सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार ग्रहण किया, तो संजय सेठ ने भी बतौर रक्षा राज्य मंत्री पदभार संभाला। इसके अलावा भी कई और मंत्रियों ने भी अपने विभाग की जिम्मेदारी संभाल ली। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जितिन प्रसाद ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में भी कार्यभार ग्रहण किया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में जितिन प्रसाद ने पदभार संभाला। जितिन प्रसाद ने यूपी के लोक निर्माण विभाग के मंत्री पद से इस्तीफा देकर मोदी 3.0 कैबिनेट में राज्य मंत्री के रूप में नई जिम्मेदारी संभाली है। पंकज चौधरी ने वित्त राज्य मंत्री के रूप में अपना कार्यभार संभाला। उन्होंने पदभार संभालने के बाद मोदी सरकार के 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने पर जोर दिया। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने दूरदर्शन संवाददाता रमा त्यागी से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने जनता के लिए समर्पित होने की बात कही। पंकज चौधरी ने कहा कि पूर्वांचल की सीरत और सूरत दोनों ही बदली हैं। एमओएस फाइनेंस पंकज चौधरी इस वक्त हमारे साथ हैं। इन्होंने आज अपना पदभार ग्रहण किया है। दोबारा से सर आपको ये जिम्मेदारी मिली है, क्या कुछ प्रायोरिटीज़ रहेंगी, क्या प्राथमिकता? देखिए, पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया और मुझे पूरा ये चार्ज दिया है और मैं उनके विश्वास पे निश्चित तौर से खरा उतरने का प्रयास करूँगा। किस तरह से प्रधानमंत्री ने जो लक्ष्य तय किया है उसको लेते हुए और उसके साथ ही उन्होंने कहा है कि बड़े फैसले लिए जाएंगे, तो किस तरह से आप देखते हैं कि एक बड़ा जो कार्य व्यवहार है, कार्य संस्कृति है, रफ्तार है, वो देखने को मिलेगी? देखिए, पुरानी संस्कृति जो थी उसको कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी ने बदलने का भी कार्य किया और अगर आप मंत्रिमंडल के विस्तार को देखें तो लगभग सभी बड़े मंत्रालय जो मंत्री थे वो सब रिपीट किए गए कि एक दिन भी देश का खराब नहीं होना चाहिए। देश की जनता ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया है तो उसका एक एक पल हम इस्तेमाल करके देश की कार्य में लगाएं। जिस तरह के फैसले लिए, फर्स्ट कैबिनेट फैसला प्रधानमंत्री ने शुरुआत की तो उन्होंने किसानों के हित में की, इसे देखते हुए किस तरह से आपको लगता है कि नए जो बड़े फैसले हैं वो लोगों के हित में होंगे और जो 4 स्तंभ प्रधानमंत्री ने बताए हैं उनको देखते हुए जो वित्त मंत्रालय है उसके भी फैसले रहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जी का फैसला शुरू से बहुत फास्ट और बहुत तेज होता है, राष्ट्र हित में होता है और उसी को देखते हुए किसानों के हित में, गरीबों के हित में उन्होंने जो फैसला लिया है और इसी प्रकार से देश में जो चीज़ें अभी पेंडिंग हैं उन सब को कहीं ना कहीं पूर्ण करने के लिए हम सब तत्पर रहेंगे। 2047 तक विकसित भारत का संकल्प, जिसमें सबको आत्मनिर्भर बनाते हुए भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ाना है, आपको लगता है कि ये जो कुछ प्रेशर भी है या कुछ चुनौती भी है, किस तरह की तैयारी? देखिए, 2047 का लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने रखा है और उसको कहीं ना कहीं फेज वाइज, अगर इस 5 साल हमें क्या करना है, अगले 5 साल क्या करना है, उन सब चीज़ों को, टारगेट को हम लोग निश्चित तौर से पूर्ण करके 2047 का जो प्रधानमंत्री जी की सोच है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, उसमें हम सफलता प्राप्त करेंगे। पूर्वांचल से आप आते हैं, क्या कुछ सौगात देखने को मिल सकती है?
देखिए, पूर्वांचल में जब से देश में प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, अगर पूर्वांचल को देखें तो पूर्वांचल की सीरत और सूरत बदली है। चाहे वो रोड कनेक्टिविटी हो, रेल हो, एयरपोर्ट हो, एम्स हो, फर्टिलाइज़र हो, ये सारी चीज़ें हुई हैं और भविष्य में और भी जो कमियां उसको पूर्ण करेंगे। सड़क और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री अजय टम्टा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए 10 सालों में हुए विकास कार्यों का जिक्र किया। अजय टम्टा ने कहा कि 10 वर्षों में सड़क परिवहन क्षेत्र में क्रांति आई है। देश के एक कोने से दूसरे कोने तक की दूरी कम हुई है। साथ ही अजय टम्टा ने अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों का आभार जताया। मैं जैसा देख रहा हूं कि हमारी सारी दूरी कम हुई है, क्योंकि अच्छी रोडें बनी हैं, 4 लेन, 6 लेन, एक्सप्रेसवे, ऐसे एलिवेटेड रोड्स, ऐसी हमारी बहुत सारी चीज़ें बनी हैं जिसका हम लाभ ले रहे हैं। और आने वाले समय के अंदर जो देश की दूरी, जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर हमारा जो लंबे घंटों के इंतज़ार के बाद हम पहुंचते थे, वो दूरी भी कम हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश दुनिया के अपने समर्थकों से सोशल मीडिया पर मोदी का परिवार हटाने के लिए आग्रह किया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर किए अपने पोस्ट में कहा कि चुनाव अभियान के दौरान पूरे भारत में लोगों ने मेरे प्रति स्नेह के प्रतीक के रूप में अपने सोशल मीडिया पर मोदी का परिवार जोड़ा। इससे मुझे बहुत ताकत मिली। भारत की जनता ने एनडीए को लगातार तीसरी बार बहुमत दिया है, जो एक तरह का रिकॉर्ड है, और हमें अपने देश की भलाई के लिए काम करते रहने का जनादेश दिया है। इस सभी के एक परिवार होने का संदेश प्रभावी ढंग से दिए जाने के बाद मैं एक बार फिर भारत के लोगों को धन्यवाद देता हूं और अनुरोध करता हूं कि अब आप अपने सोशल मीडिया पे मोदी का परिवार हटा दें। जो नाम दिख रहा था वो बदल सकता है, लेकिन भारत की प्रगति के लिए प्रयासरत एक परिवार के रूप में हमारा बंधन मजबूत और अटूट बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओमान के सुल्तान महामहिम सुल्तान हैथम बिन तारिक से फ़ोन पर बात की। सुल्तान हैथम बिन तारिक ने हाल ही में संपन्न हुए आम चुनावों के बाद तीसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री के रूप में उनकी पुनर्नियुक्ति के बारे में प्रधानमंत्री को हार्दिक बधाई दी। महामहिम ने ओमान और भारत के बीच सदियों पुराने मैत्री संबंधों पर जोर दिया। उन्होंने भारत के लोगों की प्रगति और समृद्धि के लिए अपनी शुभकामनाएं भी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने महामहिम को उनकी हार्दिक शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया और दिसंबर 2023 में भारत की अपनी ऐतिहासिक यात्रा का जिक्र किया, जिससे सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में मजबूती आई। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के पारस्परिक लाभ के लिए भारत ओमान साझेदारी को और गहरा और मजबूत बनाने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। प्रधानमंत्री ने महामहिम और ओमान के लोगों को आने वाली ईद अल अजहा पर हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। उड़ीसा में पहली बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री मोहन मांझी होंगे। बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद इसकी घोषणा कर दी गई। बीजेपी विधायक प्रवाती परिदा और केवी सिंह देव उड़ीसा की पहली बीजेपी सरकार में उप मुख्यमंत्री होंगे। शपथ ग्रहण समारोह बुधवार को होगा। ओडिशा में पहली बीजेपी सरकार की कमान मोहन चरण मांझी संभालेंगे। बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद ओडिशा के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो गया। बैठक में ओडिशा भाजपा के वरिष्ठ नेता मोहन चरण मांझी को बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया। बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह ने इसकी घोषणा की। बीजेपी विधायक दल ने 2 उप मुख्यमंत्रियों के नाम पर भी मुहर लगाई। बीजेपी विधायक प्रवाती परिदा और केवी सिंह देव ओडिशा के उप मुख्यमंत्री होंगे। मुख्यमंत्री पद हेतु नाम आमंत्रित किए तो केवी सिंह देव जी ने सबसे पहले खड़े होकर मुख्यमंत्री पद के लिए श्री मोहन मांझी का नाम प्रस्तावित किया है और इसके साथ ही सूरमा पाड़ी, रवि नारायण जी नायक, लक्ष्मण बाद और पृथ्वीराज जी हरिचंदन जी, इन सब सारे लोगों ने समर्थन किया और साथ ही साथ हमारे विधायक दल के सभी सम्मानित सदस्यों ने तालियां बजाकर इसका जो है स्वागत किया। उप मुख्यमंत्री के रूप में श्री केवी सिंह देव जी और श्रीमती प्रवाती परिदा, इनके नाम की भी यही घोषणा कर दी जाए
तो मुख्यमंत्री जी की सहमति से इन नामों की भी घोषणा की है। बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद मोहन चरण मांझी ने राज्यपाल रघुबर दास से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। मोहन चरण मांझी ओडिशा में भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। 4 बार के विधायक मांझी को उनकी सार्वजनिक सेवा और संगठनात्मक कौशल के लिए जाना जाता है। वर्ष 2000, 2004, 2019 और 2024 के विधानसभा चुनाव में वो क्योंझर सीट से चुनाव जीते। जनजातीय समुदाय से आने वाले मांझी उत्तरी ओडिशा से आते हैं। कनक वर्धन सिंह देव पश्चिमी ओडिशा से आते हैं। केवी सिंह देव ओडिशा के पूर्व कैबिनेट मंत्री, भाजपा ओडिशा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पाटणागढ़ से 6 बार के विधायक हैं। 2024 के विधानसभा चुनाव में भी वे इसी सीट से चुनाव जीते हैं। तटीय ओडिशा से आने वाली प्रवाती परीदा ओडिशा के खंडायतों के सबसे बड़े समुदाय से हैं। पेशे से वकील और सामाजिक कार्यकर्ता 57 वर्षीय परीदा निमापारा से पहली बार विधायक बनी हैं। वो राज्य में सुशासन का भरोसा दिला रही हैं। वहीं कनक वर्धन सिंह देव ने कहा कि प्रधानमंत्री के वादे के मुताबिक हम ओडिशा को देश का नंबर 1 राज्य बनाने की दिशा में काम करेंगे। विकसित ओडिशा बनाने का 1 नंबर ओडिशा करने के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है उसको हम कार्य में बहुत जल्दी करेंगे। सुशासन होगा, मोदी जी की गारंटी पे भरोसा है, विश्वास है। 4.5 कोटी ओडिया के लिए सेवा। बीजेपी के सांसद और विधायक भी इस फैसले से काफी खुश हैं। पार्टी नेताओं का कहना है कि मोहन चरण मांझी जनजातीय समुदाय से आते हैं और जमीन से जुड़े नेता हैं, जबकि कनक वर्धन सिंह देव अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं और प्रवाती परीदा महिला सशक्तिकरण की प्रतीक हैं। उड़ीसा का मुख्यमंत्री, उड़िया कहने वाला, उड़िया अस्मिता को समझने वाला और उड़िया प्रभु के जगन्नाथ जी को जिसके ऊपर आशीर्वाद है, वो आशीर्वाद को साथ में लेके मोहन भाई जी अभी उड़ीसा का नेतृत्व लेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उनके ऊपर आशीर्वाद है। पूरा विधायक दल उनको समर्थन किए हैं और जो डिप्टी सीएम 2 हुए हैं कनक वर्धन जी, वो बहुत अनुभवी राजनेता हैं और प्रभाती परिड़ा जी हैं, वो नारी सशक्तिकरण के एक प्रतीक हैं। देखिए, बहुत अच्छा बात है, ये समाज का पिछले से आया है, ग्रासरूट लेवल का वो लीडर है, तो उनका चुनना ये कांग्रेस नहीं है, ये परिवारवाद नहीं है। जो असली लीडर है उनका चुनना ही हमारा काम है। ये हम सब लोकतंत्र के अनुसारी चलने वाला पार्टी है, इसलिए उनको चुना। ओडिशा की नई सरकार बुधवार को शपथ लेगी। बीजेपी ने 147 सदस्यीय ओडिशा विधानसभा में 78 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया है और पहली बार राज्य में सरकार बनाने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। ओडिशा बीजेपी विधायक दल के नेता मोहन चरण मांझी बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मोहन चरण मांझी ने कहा कि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद वो महाप्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए पुरी जाएंगे और भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लेकर पदभार संभालेंगे। शपथ पाठ के बाद हम सेक्रेटरिएट आएंगे और उसके बाद हम पुरी जाएंगे, महाप्रभु जगन्नाथ के दर्शन के लिए जाएंगे और पूरी दर्शन के लिए में जाएंगे और दर्शन के बाद हमारा अगला कार्यक्रम हम निश्चित भाव में आपके पास रखेंगे। ओडिशा विधानसभा चुनाव में भाजपा की शानदार जीत के बाद जनजातीय समुदाय से आने वाले मोहन चरण मांझी प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कुछ तथ्यों पर प्रकाश डाला कि कैसे भाजपा शुरू से ही जनजातीय समुदाय की हितैषी रही है। उन्होंने कांग्रेस पर जनजातीय समुदाय की अनदेखी करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि कुछ सोचने लायक बात है। पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर जो बड़े पैमाने पर जनजातीय बहुल हैं, कांग्रेस ने 21वीं सदी में किसी आदिवासी को मुख्यमंत्री नियुक्त नहीं किया है। भाजपा ने 4 आदिवासी मुख्यमंत्री दिए हैं, श्री बाबूलाल मरांडी, श्री अर्जुन मुंडा, श्री विष्णुदेव साय और श्री मोहन मांझी। और असम में भी बीजेपी ने श्री सर्बानंद सोनोवाल को सीएम बनाया।
जबकि कांग्रेस ने किसी आदिवासी को सीएम नहीं बनाया। भाजपा ने राष्ट्रपति पद के लिए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को उम्मीदवार बनाया और श्री पीए संगमा जी का समर्थन किया। कांग्रेस ने इन दोनों का विरोध किया। ये एक झलक है कि किसे आदिवासी सशक्तिकरण की परवाह है और किसे नहीं। टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू बुधवार को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है और एनडीए विधायकों का समर्थन पत्र भी राज्यपाल को सौंपा। वो विजयवाड़ा के बाहरी इलाके में गन्नवरम हवाई अड्डे के पास केसरपल्ली आईटी पार्क में सुबह 11:27 पर शपथ लेंगे। इसके साथ ही वो चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। उनके साथ कुछ और विधायक भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। चंद्रबाबू नायडू को एनडीए गठबंधन दल ने अपना नेता चुन लिया है। इससे पहले टीडीपी विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें सभी ने नायडू को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपनी सहमति प्रदान की और टीडीपी विधायक दल का नेता चुन लिया। चंद्रबाबू नायडू पहली बार 1995 में मुख्यमंत्री बने और उसके बाद 2 और कार्यकाल पूरे किए। तीसरा कार्यकाल राज्य के विभाजन के बाद आया। 2014 में वो विभाजित आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने और 2019 तक इस पद पर रहे। 2024 के चुनाव में शानदार जीत के बाद वो चौथी बार सीएम के रूप में वापसी कर रहे हैं। टीडीपी, बीजेपी और जनसेना वाले एनडीए ने हाल ही में संपन्न चुनाव में विधानसभा की 164 सीटें जीतकर भारी बहुमत हासिल किया है। वहीं आंध्र के मुख्यमंत्री के रूप में अपने शपथ ग्रहण से एक दिन पहले चंद्रबाबू नायडू ने घोषणा की कि अमरावती राज्य की एकमात्र राजधानी होगी। पवन कल्याण को जनसेना विधायक दल का नेता चुना गया। ये बैठक मंगलगिरी स्थित पार्टी मुख्यालय में हुई। इस बैठक में तेनाली विधायक नांदेदला मनोहर ने पवन कल्याण को जनसेना विधायक दल का नेता चुनने का प्रस्ताव रखा। सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा विजयवाड़ा पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर दोनों नेताओं का जोरदार स्वागत किया गया। अमित शाह और जेपी नड्डा बुधवार को होने वाले चंद्रबाबू नायडू और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। 12 जून को 11:27 पर चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्री इस शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी बनेंगे। इस शपथ ग्रहण समारोह में 1 लाख से अधिक लोगों के शामिल होने की संभावना है, जिसको लेकर तैयारियां अपने चरम पर हैं। डीडी न्यूज संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता ने इस मेगा शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों का जायजा लिया। मैं इस वक्त विजयवाड़ा के उसी स्थल पर हूं, जो वही शपथ ग्रहण समारोह का स्थल है जहां पर चंद्रबाबू राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे और इस वक्त तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करने वाले हैं और ये आप देख सकते हैं जो सामने स्टेज है, इस स्टेज को जो 80x60 का एक बड़ा स्टेज बनाया गया है जहां पर शपथ ग्रहण का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ आप देखेंगे कि चारों तरफ इसको डेकोरेट किया गया है। साथ में अगर देखें सिटिंग और बाकी जो अरेंजमेंट है तो एक लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोगों के यहाँ पर आने की संभावनाएं हैं। और अगर स्टेज के ऊपर देखेंगे तो एक बड़ी एलईडी स्टेज पे एक बड़ी एलईडी लगाई गई है और एलईडी के चारों तरफ देखिए तो यहाँ पर गठबंधन की जो छवि है वो भी नजर आएगी। चारों तरफ जो है भारतीय जनता पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी और जन सेना पार्टी के जो लोगोज हैं वो घूमते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर बात करूं यहाँ की सुरक्षा को लेके तो चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में आ रहे हैं इसलिए इसकी सुरक्षा भी चाक चौबंद की गई है। इस जगह की जो सुरक्षा है 3 लेयर में की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद जो पहली लेयर है वो एसपीजी के पास रहेगी और उसकी सुरक्षा को एसपीजी देखेगी। दूसरी लेयर के लिए जो है आर्म फोर्सेस रहेगी और जो तीसरी जो लेयर है वो आंध्र प्रदेश पुलिस के हाथ में रहने वाली है। तो कुल मिला के जो पुख्ता सुरक्षा इंतजाम की व्यवस्था की गई है, इस पूरी व्यवस्था को मॉनिटरिंग करने के लिए आंध्र प्रदेश कैडर के 5 आईएएस अधिकारियों को नियुक्त किया गया है जो 24/7 इसकी निगरानी कर रहे हैं कि कहीं भी किसी भी तरह की कोई चूक ना रह जाए। तकरीबन
1 लाख से ज्यादा जनता कल इस कार्यक्रम में सम्मिलित होगी और सुबह 11 बजे ये कार्यक्रम यहाँ पर प्रारंभ हो जाएगा और 12:30 बजे तक, जो ऑफिशियल टाइम है 11 से 12:30, यानी कि 1.5 घंटे यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह रहने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ कई कैबिनेट मंत्री रहने वाले हैं और ऐसा बताया गया है कि 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी यहाँ पर न्योता दिया गया है। सुबह 11 बजे औपचारिक तौर पर जो शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है, जिसमें चंद्रबाबू नायडू राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे, उनके साथ राज्य के जो कैबिनेट जो मंत्री हैं 25 लोग शपथ लेंगे कुल, जिसमें मुख्यमंत्री के साथ साथ 14 लोग शपथ लेने वाले हैं। उस पूरे कार्यक्रम में कैमरामैन सत्या के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी देश के अगले सेना प्रमुख होंगे। वो 30 जून को मौजूदा सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे की जगह लेंगे। परम विशिष्ट सेवा मेडल और अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी ने लंबे समय तक जम्मू कश्मीर में सेवाएं दी हैं। बता दें कि जनरल मनोज पांडे को 1 महीने का सेवा विस्तार मिला था। उनका कार्यकाल 31 मई को समाप्त हो रहा था, लेकिन देश में आम चुनाव के बीच सरकार ने उन्हें 1 महीने का एक्सटेंशन देने का निर्णय लिया था। देश में अब विदेशी विश्वविद्यालयों की तर्ज पर छात्र कॉलेज में साल में 2 बार प्रवेश ले सकेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस योजना को मंजूरी दी है। 2024-2025 शैक्षणिक सत्र से 2 प्रवेश चक्र जुलाई अगस्त और जनवरी फरवरी होंगे। इस सिलसिले में यूजीसी अध्यक्ष जगदीश कुमार ने कहा कि अगर भारतीय विश्वविद्यालय वर्ष में 2 बार प्रवेश दे सकें तो इससे कई छात्रों को लाभ होगा, जैसे कि वो छात्र जो बोर्ड परीक्षा के परिणामों की घोषणा में देरी, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं या व्यक्तिगत कारणों से जुलाई अगस्त सत्र में किसी विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने से चूक जाए। हमेशा जुलाई अगस्त में एक साइकिल का एडमिशन हम करते हैं, लेकिन पिछले कमीशन मीटिंग में हम ये निर्णय लिया कि अब से इंडिया में सभी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस 2 बार एडमिशन्स कर सकते हैं, एक बार जुलाई अगस्त में और दूसरा जनवरी फरवरी में। और इससे हमारा स्टूडेंट्स को बहुत फ़ायदा होगा। जो जुलाई अगस्त में ज्वाइन नहीं कर पाया, इन्होंने जनवरी फरवरी सेशन में ज्वाइन कर सकते हैं और यूनिवर्सिटीज़ इनका इंफ्रास्ट्रक्चर को एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं। और जो प्लेसमेंट्स होता है हमारा यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, अब 2 बार हम कर सकते हैं। तो ये फैसला से स्टूडेंट्स को बहुत फ़ायदा होगा। महाराष्ट्र में मुंबई एटीएस ने 4 बांग्लादेशी नागरिकों को अवैध दस्तावेजों के साथ गिरफ्तार किया। एटीएस ने 5 अन्य बांग्लादेशियों की पहचान की है, जिनकी तलाश जारी है। अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए वोटर आईडी कार्ड बनवाकर लोकसभा चुनाव में मतदान भी किया। आरोपियों की पहचान रियाज हुसैन शेख, सुल्तान सिद्दीयाऊ शेख, इब्राहिम शफीउल्ला शेख और फारूक उस्मान गनी शेख के तौर पर की गई है। फेमस कन्नड़ अभिनेता दर्शन थुगुदीपा को पुलिस ने 6 दिन के लिए हिरासत में ले लिया है। दरअसल कामाक्षी पाल्या पुलिस स्टेशन में दर्ज एक हत्या के मामले में पूछताछ के लिए उन्हें हिरासत में लिया गया है। अभिनेता दर्शन पर चित्रदुर्ग के रेणुका स्वामी की हत्या के मामले में शामिल होने का आरोप है। हत्या के मामले में दर्शन के अलावा 10 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास जम्मू कश्मीर के हीरानगर सेक्टर के सैदा गांव में एक घर पर आतंकवादी हमला होने की जानकारी मिली। हमले की जानकारी मिलते ही सुरक्षा बलों की एक टीम मौके पर पहुंची और उन्होंने जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी को मार गिराया। पुलिस और अर्धसैनिक बल इलाके में संयुक्त अभियान चला रहे हैं। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। सर्च अभियान अभी भी जारी है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक्स पर पोस्ट किया है कि मैं डीसी कठुआ राकेश मिन्हास के साथ लगातार ऑनलाइन संपर्क में हूं। मैं एसएसपी कठुआ अनायत अली चौधरी के भी संपर्क में हूं, जो मौके पर हैं। जिस घर पर हमला हुआ था उसका मालिक भी मोबाइल फोन पर संपर्क में है। पुलिस और अर्धसैनिक बलों का संयुक्त अभियान चल रहा है। अब तक एक आतंकवादी मारा गया है। मैं और मेरा कार्यालय लगातार संपर्क में है और घटनाक्रम पर कड़ी नजर रखे हुए है।
रियासी में बस पर फायरिंग मामले में एक आतंकवादी का स्केच जारी कर 20 लाख के इनाम की घोषणा की गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने ये घोषणा की है। दरअसल रियासी जिले में रविवार शाम आतंकवादियों ने तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक बस पर हमला किया था। रियासी पुलिस ने आतंकवादियों की जानकारी देने के लिए कई फोन नंबर भी जारी किए हैं। उत्तराखंड के गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर गंगनानी के पास एक बस हादसा हुआ है। यहां श्रद्धालुओं को लेकर जा रही बस का अचानक संतुलन बिगड़ गया और वो 15 से 20 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे की सूचना मिलते ही एनडीआरएफ और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू कर दिया गया। बस में 27 यात्री सवार थे। कई यात्रियों को चोटें आई हैं, जिन्हें एम्बुलेंस से भटवाड़ी स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिला अधिकारी ने रेस्क्यू टीमों को तेजी से रेस्क्यू अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। जिला अस्पताल सहित अन्य अस्पतालों को अलर्ट किया गया है। मलावी के उपराष्ट्रपति सोलोस चिलिमा की एक प्लेन दुर्घटना में मौत हो गई। मलावी के राष्ट्रपति ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उपराष्ट्रपति चिलिमा और 9 अन्य को ले जा रहा सैन्य विमान सोमवार को गायब हो गया था, जिसका मलबा मंगलवार को मिला है। इस हादसे में उपराष्ट्रपति चिलिमा समेत विमान में सवार अन्य 9 लोगों की भी मौत हो गई। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर दुख जताया है। उन्होंने लिखा है कि एक विमान दुर्घटना में मलावी गणराज्य के उपराष्ट्रपति डॉक्टर सोलोस क्लॉस चिलिमा के दुखद निधन के बारे में जानकर गहरा दुख हुआ। दिवंगत नेता के परिवार के प्रति हमारी हार्दिक संवेदनाएं। भारत इस दुखद समय में मलावी के साथ एकजुटता से खड़ा है। और आइए अब बात करते हैं योग दिवस की तैयारियों की। देश भर में योग दिवस की तैयारियां चल रही हैं। पीएम मोदी ने योगाभ्यास का एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए कहा कि उन्हें आशा है कि ये लोगों को नियमित रूप से योगाभ्यास करने के लिए प्रेरित करेगा। आज से 10 दिन बाद दुनिया भर में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। योग दिवस को लेकर भारत के आयुष मंत्रालय के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान द्वारा विशेष तैयारियां की जा रही हैं। इस बार की थीम है स्वयं और समाज के लिए योग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आह्वान किया है कि सभी लोग योग को अपनाएं और इसके माध्यम से अपने जीवन में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की बेहतरी की दिशा में आगे बढ़ें। इस मौके पर उन्होंने योगाभ्यास का एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए लिखा, अब से 10 दिन बाद दुनिया 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएगी, जो एकता और सद्भाव का जश्न मनाने वाली एक प्राचीन प्रथा है। योग ने सांस्कृतिक और भौगोलिक सीमाओं को पार कर समग्र कल्याण की खोज में दुनिया भर में लाखों लोगों को एकजुट किया है। जैसे जैसे हम इस वर्ष के योग दिवस के करीब आ रहे हैं, योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराना और दूसरों को भी अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रोत्साहित करना आवश्यक है। योग हमें शांति का आश्रय प्रदान करता है, जो हमें शांति और धैर्य के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाता है। योग दिवस नजदीक आ रहा है। मैं वीडियो का एक सेट साझा कर रहा हूं, जो विभिन्न आसन और उनके लाभों पर मार्गदर्शन प्रदान करेगा। मुझे आशा है कि यह आप सभी को नियमित रूप से योगाभ्यास करने के लिए प्रेरित करेगा। वृक्ष का अर्थ है पेड़। इस आसन में आपके शरीर की स्थिति एक वृक्ष के समान स्थिर, तनी हुई और मजबूत हो जाती है। सबसे पहले अपने पैरों को परस्पर 2 इंच की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं। अपनी आंखों के सामने किसी एक बिंदु पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए एक गहरी लंबी सांस छोड़ते हुए सावधानी से अपने दाएं पैर को मोड़ते हुए धीरे से ऊपर उठाएं और उसके पंजे को अपने बाएं पैर की अंदरूनी जांघ पर रख दें। एक बात का विशेष ध्यान दें कि आपकी एड़ी आपके मूलाधार क्षेत्र से सटी हुई हो। एक बार इस स्थिति में स्थिर हो जाने के बाद एक गहरी सांस लेते हुए धीरे से अपनी बाहों को फैलाएं और उन्हें आहिस्ता से अपने सर के ऊपर ले जाते हुए नमस्कार की मुद्रा में खड़े हो जाएं। इस स्थिति में सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें और 10 से 30 सेकंड तक खड़े रहें। ये आसन मस्तिष्क में संतुलन, स्थिरता
और सजगता को बढ़ाता है। योग हमारी सेहत और मानसिक शांति के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। यही वजह है कि लोग इसे लगातार अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना रहे हैं। योग की इसी अहमियत को देखते हुए हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय विश्व योग दिवस मनाया जाता है। सभी देशों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10वें संस्करण की तैयारी जोरों पर है। इसी को लेकर आयुष मंत्रालय के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान योग दिवस के लिए भरपूर तैयारी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए देश भर में तैयारियां शुरू हो गई हैं। कैसी चल रही हैं देश के विभिन्न शहरों में योग दिवस की तैयारियां, ये रिपोर्ट देखिए। योग हमारी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। यही वजह है कि लोग इसे लगातार अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना रहे हैं। इसे करने से केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक तौर पर भी कई सारे फायदे पहुंचते हैं। योग की इसी अहमियत को देखते हुए हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय विश्व योग दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए देश भर में तैयारियां शुरू हो गई हैं। योग दिवस से पहले देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हरियाणा के पलवल स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में जिला प्रशासन के अधिकारियों, कर्मचारियों, NCC कैडेट, स्काउट कैडेट को 3 दिवसीय योग शिविर के तहत योग का प्रशिक्षण दिया गया। योग शिविर के नोडल अधिकारी रामजीत सिंह ने कहा कि योग दिवस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काफी सराहनीय पहल है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस अब की बार 10वां योग दिवस मनाया जाना है, तो ये उनका सरकारी तौर पर बहुत बड़ा योगदान है। तो ये हमारा नैतिक कर्तव्य बन जाता है कि हम भी इसमें तन से मन से अच्छी तरह रुचि लेकर के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करें। वहीं अध्यात्म ज्ञान की नगरी वाराणसी में भी योग दिवस के लिए विशेष तैयारियां की जा रही हैं। साथ ही गुलाबी नगरी जयपुर के जंतर मंतर पर बड़े पैमाने पर योग शिविर के आयोजन के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। जयपुर के राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर जंतर मंतर पर विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं। हमारा मुख्य कार्यक्रम है 21 जून को योगा प्रोटोकॉल का जो अभ्यास है वो जंतर मंतर पर करवाया जाएगा। उसमें हमारे संस्थान के सब लोग जो है प्रतिभागी होंगे। इसके अलावा जयपुर की जो सामान्य जनता है उसमें भी जागरूकता फैलाने के लिए हम उन लोगों को भी आमंत्रित करते हैं कि वो भी आएं और हमारे साथ योगाभ्यास करें। बता दें कि हर बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अलग अलग थीम पर आधारित होता है। इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर खास थीम स्वयं और समाज के लिए योग है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान के 3रे संस्करण की घोषणा कर दी है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान 2024 के तहत 22 भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में 3 श्रेणियों प्रिंट, टेलीविज़न और रेडियो के तहत 33 सम्मान दिए जाएंगे। बता दें कि भारत और विदेशों में योग के संदेश के प्रसार में मीडिया की सकारात्मक भूमिका और जिम्मेदारी को स्वीकार करते हुए मंत्रालय ने जून 2019 में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान स्थापित किया था। दिशा निर्देशों के अनुसार मीडिया घराने 12 जून 2024 से 25 जून 2024 की अवधि के दौरान बनाए गए और प्रकाशित लेखों या प्रसारित ऑडियो विजुअल सामग्री की प्रासंगिक क्लिपिंग के साथ निर्धारित प्रारूप में नामांकन का विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रविष्टियों की अंतिम तिथि 8 जुलाई 2024 है। पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय राइफल एंड पिस्टल टीम का ऐलान कर दिया गया है। इस दल में कोई बड़ा सरप्राइज देखने को नहीं मिला है। मनु भाकर एकमात्र शूटर हैं जो एक से ज्यादा इवेंट में हिस्सा लेंगी। भारत ने पेरिस ओलंपिक के लिए निशानेबाजी में रिकॉर्ड 21 कोटा हासिल किए हैं। पेरिस में होने वाले ओलंपिक खेलों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। भारतीय दल ने भी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। इस बार भारत को निशानेबाजी में पदक जीतने की सबसे अधिक उम्मीद है। भारतीय निशानेबाजी महासंघ ने पेरिस ओलंपिक के लिए 15 सदस्यीय राइफल और पिस्टल टीम की घोषणा कर दी है।
इस बार के ओलंपिक में स्टार पिस्टल निशानेबाज मनु भाकर एकमात्र ऐसी खिलाड़ी हैं जो 2 स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगी। टीम का चयन वर्चुअल बैठक में किया गया। टीम में 8 राइफल और 7 पिस्टल निशानेबाज शामिल हैं। चयन समिति ने ट्रायल के परिणामों को प्राथमिकता देने का फैसला किया। ऐसे में विश्व चैंपियन रुद्राक्ष पाटिल जैसे निशानेबाजों के लिए दरवाजे बंद हो गए। पाटिल अपनी पसंदीदा 10 मीटर एयर राइफल में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए थे, लेकिन इसके बावजूद वे ओलंपिक टीम में शामिल करने की गुहार लगा रहे थे क्योंकि उन्होंने कोटा हासिल किया था। निशानेबाजी में कोई व्यक्तिगत खिलाड़ी नहीं बल्कि देश को कोटा दिया जाता है। ओलंपिक में जाने से पहले सभी खिलाड़ी 2 सप्ताह के लिए स्वदेश लौटेंगे। शॉटगन टीम की घोषणा इटली के लोनाटो में होने वाले विश्व कप के बाद की जाएगी, जिसमें प्रतियोगिताएं बुधवार से शुरू होकर 18 जून तक चलेंगी। भारतीय निशानेबाजों ने इस बार संभावित 24 में से 21 कोटा स्थान हासिल किए हैं। राइफल और पिस्टल में उन्होंने सभी 8 के 8 कोटा स्थान हासिल किए हैं। भारत ने इससे पहले कभी इतना कोटा स्थान हासिल नहीं किया था। टोक्यो ओलंपिक के लिए भारत ने 15 कोटा स्थान हासिल किए थे। पेरिस ओलंपिक के लिए भारत की राइफल और पिस्टल निशानेबाजी टीम इस प्रकार है। राइफल में संदीप सिंह, अर्जुन बबूता, एलावेनिल कलारिविन, रमिता, सिफ्त कौर सामरा, अंजुम मौदगिल, ऐश्वर्य तोमर, स्वप्निल कुसाले। वहीं पिस्टल में सरबजोत सिंह, अर्जुन चीमा, मनु भाकर, रिदम सांगवान, अनीश भानवाला, विजयवीर, मनु भाकर, ईशा सिंह शामिल हैं। टीम के सभी सदस्य, कोच और सहयोगी स्टाफ अभी फ्रांस में तैयारी शिविर में भाग ले रहे हैं। इसका उद्देश्य परिस्थितियों के साथ सामंजस्य बिठाना है। पेरिस ओलंपिक खेल 26 जुलाई से 11 अगस्त तक आयोजित किए जाएंगे। स्पोर्ट्स डेस्क, जीटी न्यूज। भारतीय टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना और सुमित नागल ने पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल कर लिया है। दोनों खिलाड़ियों को एटीपी रैंकिंग के आधार पर ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने में सफलता मिली है। भारतीय टेनिस खिलाड़ियों रोहन बोपन्ना और सुमित नागल ने एटीपी रैंकिंग्स के आधार पर पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। एटीपी रैंकिंग के आधार पर रोहन बोपन्ना ने डबल्स और सुमित नागल ने सिंगल्स कोटा हासिल किया है। पेरिस 2024 के लिए क्वालिफिकेशन विंडो सोमवार को बंद हो गया। डबल्स रैंकिंग में दुनिया के नंबर 4 खिलाड़ी बोपन्ना पिछले साल नवंबर से शीर्ष 10 में बने हुए हैं। उनका कोटा हासिल करना तय माना जा रहा था। रोहन बोपन्ना ने अपने जोड़ीदार के रूप में श्रीराम बालाजी को चुनने की पेशकश की है। हालांकि बोपन्ना के जोड़ीदार के नाम पर अंतिम मुहर अखिल भारतीय टेनिस संघ की बैठक के बाद ही लगेगी। वहीं सुमित नागल ने जर्मनी में एटीपी चैलेंजर टाइटल जीतने के बाद रैंकिंग्स में 18 स्थान की लंबी छलांग लगाई थी। सुमित 95वें स्थान से उठकर अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ 77वीं रैंकिंग पर पहुंच गए थे, जिसके बाद उनका पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल करने का रास्ता आसान हो गया था। पेरिस 2024 में पुरुषों और महिलाओं के सिंगल्स इवेंट में 64 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। हर देश अधिकतम 4 कोटा हासिल कर सकता है। फ्रांस के पास मेजबान देश के रूप में 1 कोटा रिजर्व था। अगर फ्रांस का कोई भी सिंगल खिलाड़ी रैंकिंग्स के जरिए सीधे क्वालिफाई नहीं कर पाता। हालांकि फ्रांस ने पुरुष एकल वर्ग में रैंकिंग्स के जरिए 4 कोटा पूरा कर लिया है और 1 रिजर्व कोटा खाली हो गया। सुमित नागल की रैंकिंग 77 है, लेकिन हर देश को अधिकतम 4 कोटा मिलने के कारण और फ्रांस का रिजर्व कोटा जुड़ने के कारण वे पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने में कामयाब रहे। सुमित नागल ने टोक्यो ओलंपिक में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया था। सुमित जनवरी में रैंकिंग्स में 138वें स्थान पर थे, लेकिन उसके बाद से उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है। सुमित नागल ने इस साल चेन्नई ओपन जीतने के बाद पहली बार शीर्ष 100 में जगह बनाई थी। राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा कोटा का इस्तेमाल करने की आखिरी तारीख 19 जून है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। प्रसिद्ध सरोद वादक पद्मश्री पंडित राजीव तारानाथ का मैसूर में आकस्मिक निधन हो गया है। भारतीय शास्त्रीय संगीतकार पंडित राजीव तारानाथ 92 वर्ष के थे और बीमार चल रहे थे। उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। उनका अंतिम संस्कार 12 जून को दोपहर 2 बजे चामुंडी तलहटी के पास शमशान में किया जाएगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।